नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है टीटी पीटी या पीआरटी वाला, जिसकी आगे या जून में होने की संभावना है या फिर मई का जो महीना इसमें भी हो सकता है। तो आपके एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर लेकर आए हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जैसे महत्वपूर्ण जो हमारे क्वेश्चन आ जाते हैं, और उसके बाद में जो अन्य सब्जेक्ट जो होगा उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम करेंगे। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि शिक्षा प्रक्रिया में इनमें से कौन सा तत्व एक शामिल है। तो इसमें ज्ञान, कौशल, अभिवृत्ति या फिर इन सभी को माना गया है। तो शिक्षा जो प्रक्रिया इसमें कौन सा तत्व शामिल है। तत्वों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है इसको माना गया है, जिसमें ज्ञान, कौशल और अभिवृत्ति ये तीनों ही शामिल हैं। तो शिक्षा प्रक्रिया में तीनों ही महत्वपूर्ण है। ज्ञान से व्यक्ति को जानकारी मिलती है और कौशल से वह उस जानकारी का उपयोग करना सीखता है और अभिवृत्ति से उसका दृष्टिकोण बनता है। तो तीनों ही यहाँ पर माने गए थे। जैसे कि एक छात्र है वो गणित सीखता है ज्ञान के द्वारा, फिर सवालों को हल करता है अपने कौशल के द्वारा, और अंत में गणित के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करता है अभिवृत्ति के माध्यम से। तो इस कारण से शिक्षा प्रक्रिया में तीनों ही माने गए हैं। नेक्स्ट आ जाता है, शिक्षा शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई थी। अंग्रेजी, फ्रेंच, लैटिन या मंदारिन से। तो शिक्षा जो शब्द है इसकी भाषा की अगर हम बात करें तो ऑप्शन रहेगा सी वाला हमारा। तो लैटिन जो भाषा है उससे इसका संबंध है। तो शिक्षा शब्द लैटिन भाषा के जो एजुकेयर और एजुसियर शब्दों से बना है। एजुकेयर का मतलब है पोषण करना और एजुसियर का मतलब है बाहर निकलना। तो लैटिन भाषा में एजुकेशन शब्द जो उसका मतलब होता है बाहर निकलना या फिर विकसित करना। और यहाँ पर भी अगर हम इस शिक्षा की बात करें तो शिक्षा जैसे एक अमूर्त संकल्पना जो उसको समझने के लिए किसी व्यक्ति को संकल्पना, प्रदर्शन या विषय जैसे कार्यों के दृष्टिकोण से इसके अर्थ या फिर प्रकृति की व्याख्या करने की आवश्यकता होती है, जिसमें ऐसे संकल्पनाओं का उचित रूप से उपयोग किया जाता है। और व्युत्पत्ति के अनुसार जो एजुकेशन शब्द है लैटिन शब्द एजुकेयर, एजुसियर और एजुकेटर इससे ये उत्पन्न हुआ है। एजुकेयर का मतलब या इसका क्या है, एजुकेयर मतलब पालन पोषण करना या विकसित करने को संदर्भित करता है, जबकि एजुसियर का मतलब प्रकट करना या बाहर निकलना होता है। कुछ अन्य लोग मानते हैं कि यह दूसरे लैटिन शब्द एजुकेटम से बना है, जिसमें दो घटक शामिल है। ई का मतलब अंदर से बाहर की ओर होने वाला एक गतिविधि है और डू को विकास या प्रगति को संदर्भित करता है। तो इन शब्दों के विश्लेषण से हमें पता चलता है कि शिक्षा का उद्देश्य एक शिक्षार्थी या एक बच्चे को उसके अंदर छिपे अव्यक्त क्षमता को बाहर लाने और विकसित करने के लिए एक पौष्टिक वातावरण प्रदान करता है। इसके बाद में आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, व्यापक अर्थ में शिक्षा का जो तात्पर्य है मानव शरीर के शारीरिक पक्ष से है, मानसिक है, व्यवसायिक है, यह मानव जीवन के उन समस्त पक्षों से जो उसे परिष्कृत रूप में ढालते हैं तथा सभ्य बनाते हैं। तो व्यापक अर्थ में शिक्षा का तात्पर्य किससे लिया गया है, और इसका जो अर्थ है यहाँ पर ऑप्शन रहेगा डी वाला हमारा। मानव जीवन के उन समस्त पक्षों से जो उसे परिष्कृत रूप में ढालते हैं और सभ्य बनाते हैं। तो व्यापक अर्थ में जो शिक्षा केवल किताबी ज्ञान ही नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर पहलू को शामिल करती है और जिससे व्यक्ति का जो सर्वांगीण जो विकास है वो होता है। तो शिक्षा में नैतिक मूल्य जो है, सामाजिक कौशल, कला, संस्कृति और व्यवसाय ज्ञान भी इसमें शामिल है। तो ऑप्शन डी जो है इसमें यहाँ पर माना गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शिक्षा का अर्थ मस्तिष्क को इस योग्य बनाना है कि वह सत्य की खोज कर सके तथा अपना बनाते हुए उसको व्यक्त कर सके। अब यह यहाँ पर कथन है कांट, सुकरात, रविंद्रनाथ टैगोर या विवेकानंद का। तो शिक्षा का अर्थ मस्तिष्क को इस योग्य बनाना है कि वह सत्य की खोज कर सके और अपना बनाते हुए उसको व्यक्त कर सके। तो इस प्रकार का जो यहाँ पर एक कथन जो माना गया है,
तो किन का था ये? और यहाँ पर जो आप इन सही उत्तर के लिए इनको भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी जितने भी हैं यहाँ पर सभी ने अपनी अपनी जो परिभाषा दी थी शिक्षा के बारे में। तो शिक्षा के वास्तविक अर्थ पर प्रकाश डालने के पश्चात यह स्पष्ट हो जाता है कि शिक्षा विकास की प्रक्रिया है। फिर भी हम इसके अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए विभिन्न विद्वानों द्वारा प्रस्तुत की गई जो परिभाषा इन पर प्रकाश डाल रहे हैं। तो जैसे यहाँ पर शिक्षा जन्मजात शक्तियों को व्यक्त करने की प्रक्रिया है, तो इसके बारे में जिन्होंने अपने विचार दिए थे, तो सबसे पहले जैसे यहाँ पर ये सुकरात आ जाते हैं। इनका मानना था कि शिक्षा का अर्थ है प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में अदृश्य रूप से विद्यमान संसार के सर्वमान्य विचारों को प्रकाश में लाना। जो प्रोवेल थे, शिक्षा वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियां प्रकट होती है। स्वामी विवेकानंद इनका मानना था शिक्षा मनुष्य के अंदर सन्निहित पूर्णता का प्रदर्शन है। और जो यहाँ पर बी है पार्ट, शिक्षा व्यक्तिगता के विकास की प्रक्रिया के रूप में निम्नलिखित परिभाषा की रचना विद्वानों ने की, जिन्होंने बाल मनोवैज्ञानिक तत्वों का महत्वपूर्ण स्थान देते हुए शिक्षा को विकास प्रगति विकास तथा पूर्ण विकास की प्रक्रिया माना था। तो जैसे यहाँ पर ये रविंद्रनाथ टैगोर हैं, शिक्षा का अर्थ मस्तिष्क को इस योग्य बनाना है कि वह सत्य की खोज कर सके तथा सत्य की खोज कर सके तथा अपना बनाते हुए उसको व्यक्त कर सके। तो और पेस्टालॉजी, शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक समरूप तथा प्रगतिशील विकास है। तो पेस्टालॉजी ने माना था कि शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक समरूप तथा प्रगतिशील विकास है। जो टीपी नन है, शिक्षा बालक की व्यक्तित्व का पूर्ण विकास है जिससे वह अपनी पूर्ण योग्यता के अनुसार मानव जीवन को मौलिक योगदान दे सके। जो कांट थे, इनका क्या मानना था कि शिक्षा व्यक्ति की उस पूर्णता का विकास है जिसकी उसमें क्षमता है। अब जो यहाँ पर सहभाग क्या कहता है कि शिक्षा समूह में परिवर्तन करने की प्रक्रिया रूप में निम्नलिखित परिभाषा की रचना उन विद्वानों ने की है जिन्होंने शिक्षा को व्यक्तिगत हित अथवा समाज हित को प्राप्त करने की प्रक्रिया माना था। तो जैसे यहाँ पर थे ब्राउन, शिक्षा चैतन्य रूप में एक नियंत्रित प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन किए जाते हैं तथा व्यक्ति के द्वारा समाज में। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेकेंडरी स्कूल रिपोर्ट के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति के ज्ञान, रुचि, आदर्श, आदत तथा शक्तियों का विकास करना है जिसके द्वारा उसे अपना उच्च स्थान प्राप्त हो सके तथा वह स्थान को सदुपयोग कर स्वयं तथा समाज को उच्च एवं पवित्र उद्देश्य की ओर ले जा सके। और जो यहाँ पर पार्ट दी जो है क्या कहते हैं कि शिक्षा वातावरण से अनुकूल करने की प्रक्रिया के रूप में शिक्षा समूह में परिवर्तन करने की प्रक्रिया के रूप में निम्नलिखित परिभाषाओं की रचना उन विद्वानों ने की है जिनके अनुसार शिक्षा वातावरण से अनुकूल करने की प्रक्रिया है, ये मानने वाले थे। जैसे बॉसिंग है, शिक्षा का कार्य व्यक्ति को वातावरण के साथ उस सीमा तक अनुकूल करना है जिससे व्यक्ति तथा समाज दोनों के लिए स्थायी संतोष प्राप्त हो सके। जो बटलर है मनोवैज्ञानिक, इनका क्या मानना था कि शिक्षा प्रजाति की आध्यात्मिक संपत्ति के साथ व्यक्ति का कर्मिक सामंजस्य है। जो विलियम जेम्स है, शिक्षा कार्य संबंधी अर्जित आदतों का संगठन है। शिक्षा कार्य संबंधी अर्जित आदतों का संगठन है जो व्यक्ति को उसके भौतिक और सामाजिक वातावरण में उचित स्थान देती है। तो इस प्रकार से ये मनोवैज्ञानिक यहाँ पर हुए हैं जिन्होंने शिक्षा के बारे में अपनी अपनी जो परिभाषा है, कथन है, ये दिए हैं। तो इस आधार पर आप यहाँ पर इसमें देख सकते हैं। तो कौन से वाला यहाँ पर सी आंसर इसमें होना चाहिए। तो अगर हम देखें यहाँ पर ये वाला, तो शिक्षा व्यक्तित्व के विकास की प्रक्रिया के रूप में निम्नलिखित परिभाषा की रचना उन विद्वानों ने की जिन्होंने बाल मनोवैज्ञानिक तत्वों को महत्वपूर्ण स्थान देते हुए शिक्षा को विकास एवं
विकास स्वयं उसकी प्रगति, विकास तथा पूर्ण विकास की प्रक्रिया माना था। तो ये टैगोर थे कि शिक्षा का अर्थ मस्तिष्क को इस योग्य बनाना है कि वह सत्य की खोज कर सके तथा अपना बनाते हुए इसे व्यक्त कर सके। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसमें देख सकते हैं। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर इसमें ये माना गया था। और ये सुकरात जो थे, इनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से सोचना और सत्य की खोज करने के लिए प्रेरित करना है। तो थोड़ा थोड़ा सी अंतर है सबके विचारों में। इसके बाद है किस विद्वान के अनुसार शिक्षा मनुष्य के अंदर सन्निहित पूर्णता का प्रदर्शन है। तो ये विवेकानंद है, जे.एस. मिल, कृष्णमूर्ति या फिर जॉर्ज फ्रोबेल है। तो किस विद्वान के अनुसार शिक्षा मनुष्य के अंदर सन्निहित पूर्णता का प्रदर्शन है, और ये मानने वाले थे स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जो के अनुसार प्रत्येक मनुष्य में अनंत ज्ञान और क्षमताएं होती हैं और शिक्षा का कार्य उन्हें बाहर निकालना होता है। जैसे कि एक बच्चे में संगीतकार बनने की क्षमता है और शिक्षा उसे क्षमता को विकसित करने में मदद करती है। तो शिक्षा मनुष्य के अंदर सन्निहित पूर्णता का प्रदर्शन है, ये मानने वाले थे स्वामी विवेकानंद। अगला क्वेश्चन है शिक्षा व्यक्ति की उस पूर्णता का विकास है जिसकी उसमें क्षमता है। अब ये जो कथन था यहाँ पर किस विद्वान का था? ये शिक्षा व्यक्ति की उस पूर्णता का विकास है जिसकी उसमें क्षमता है। तो ये जे.एस. मिल, फ्रोबेल, कांट या मैकेंजी। तो ये मानने वाले इनमें कौन थे? और ये थे जो ऑप्शन बी में दिए गए हैं, कांट। तो कांट के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को उसकी पूरी क्षमता का एहसास कराना है। जैसे कि एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति में वैज्ञानिक बनने की क्षमता तो होती है और शिक्षा उसे उस क्षमता को विकसित करने में मदद करती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किस विद्वान का कहना है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का सृजन ही शिक्षा है? स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का सृजन ही शिक्षा है। अरस्तु, प्लेटो, सुकरात या फिर कांट। तो यहाँ पर ये इनमें मानने वाले थे तो कौन थे कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का सृजन ही शिक्षा है, और ये मानने वाले थे अरस्तु। तो अरस्तु के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से स्वस्थ व्यक्तियों का निर्माण करना है। जैसे कि उदाहरण के लिए आप लगा लो कि खेलकूद और व्यायाम शिक्षा का खेलकूद और व्यायाम शिक्षा का क्या महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि वे शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं। तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का सृजन ही शिक्षा है अरस्तु के अनुसार। इसके बाद आ जाता है शिक्षा की एक विशेषता यहाँ पर नहीं है। कौन सी? जीवन प्रेरित चलने वाली प्रक्रिया है, नहीं में पूछा गया था। केवल शिक्षण संस्थाओं तक ही सीमित है। इसके माध्यम से व्यक्ति की बहुमुखी प्रतिभा का विकास होता है, छात्रों को समस्या समाधान करने में उनकी सहायता करती है। अब एक विशेषता नहीं है। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको सी आंसर नजर आ जाएगा। एक तो आपको ये वाला देखने को मिलेगा शब्द, अगर ऐसे पूछे गए हैं केवल एक सीमित वाला, कि यह केवल शिक्षण संस्थाओं तक ही सीमित है। तो इस कारण से ये गलत हो गया, शिक्षा की विशेषता नहीं है। जीवन प्रेरित चलने वाली प्रक्रिया, इसके माध्यम से व्यक्ति की बहुमुखी प्रतिभा का विकास होगा, छात्रों को समस्या समाधान करने में उनकी सहायता करेगी। तो इस कारण से जो ऑप्शन बी वाला यहाँ पर गलत है, क्योंकि हम अपना परिवार, दोस्त, काम, अनुभव सभी से सीखते हैं। तो व्यक्ति प्रत्येक क्षण कुछ न कुछ सीखता है, चाहे वो अपने छोटे से सीखो या फिर बड़ों से, तो सीखता हर समय है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा भी एक सही नहीं है। शिक्षा व्यक्ति की बहुमुखी विकास में सहायक होती है। शिक्षा एक स्थिर एवं स्थायी प्रक्रिया होती है, चेतना से चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा व्यक्ति को समाज में समायोजित करने में सहायता करती है। अब यहाँ पर जैसमें कौन से वाला सही है? तो नहीं में पूछा गया था यहाँ पर भी, तो इसको भी आप देख सकते हैं। शिक्षा एक स्थिर और स्थायी प्रक्रिया है, तो इसी को यहाँ पर माना गया है। शिक्षा क्या है? एक
गतिशील प्रक्रिया न कि स्थिर है, जो समय के साथ बदलती रहती है। जैसे कि नई तकनीकी और ज्ञान शिक्षा के तरीकों को लगातार बदल रही है, नई नई टेक्नोलॉजी आती जा रही है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो छात्र को सुसंस्कृत बनाए, व्यावसायिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाए, नैतिक सद्गुणों से संपन्न बनाए, या ये सभी काम करे। तो शिक्षा जो कैसी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए शिक्षा? तो इसमें अगर हम देखें तो सभी के सभी सही आंसर है यहाँ पर। सुसंस्कृत, व्यावसायिक दृष्टि से आत्मनिर्भर, नैतिक सद्गुणों से संपन्न। जैसे कि शिक्षा छात्रों को ज्ञान और कौशल तो प्रदान करती है, नैतिक मूल्य के बारे में भी सिखाती है उन्हें, और समाज में एक जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए भी तैयार करती है। तो सारे के सारे ठीक हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का जो उद्देश्य है ये होना चाहिए विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना, सामाजिक जागरूकता का विकास करना, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। तो शिक्षा का जो उद्देश्य है ये माना गया है। अब उद्देश्य शिक्षा का कैसे होना चाहिए? अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन रहेगा डी वाला। तो व्यवहारिक जीवन के लिए छात्र जो विद्यार्थी हैं उनको तैयार करना। तो शिक्षा का जो उद्देश्य है वो केवल किताबी ज्ञान देना नहीं होना चाहिए, बल्कि छात्रों को व्यवहारिक जीवन के लिए भी तैयार करना होना चाहिए। जैसे कि शिक्षा छात्रों को समस्या समाधान, निर्णय लेने और संवाद करने जैसे कौशल भी सिखाती है, जो उन्हें वास्तविक जीवन में सफल होने में मदद करते हैं। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, यहाँ पर शिक्षा का उद्देश्य है छात्रों का शारीरिक व मानसिक विकास करना, जीव का उपार्जन के योग्य बनाना, नेतृत्व क्षमता का विकास करना, या ये सभी काम करना। अब इसमें अगर हम देखें तो कौन सा वाला सही आंसर हो सकता है? तो शिक्षा इन सभी कामों के लिए जरूरी है। तो शिक्षा का उद्देश्य छात्रों का शारीरिक मानसिक विकास करना, जीव का उपार्जन भी चाहिए पेट भरने के लिए, तो उनमें नेतृत्व क्षमता का विकास करना, तो ये सारे जरूरी हैं। शिक्षा छात्रों को खेलकूद, कला, विज्ञान जैसे विभिन्न क्षेत्रों में भाग लेने के लिए भी प्रोत्साहित करती है, जो उनको शारीरिक और मानसिक विकास में भी मदद करता है। तो इसमें जो ऑप्शन बी को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अध्यापक शिक्षा द्वारा बच्चों में उनकी योग्यता को विकसित करने में सहायता देने का उद्देश्य रखते हैं। अध्यापक शिक्षा द्वारा बच्चों में उनकी योग्यता को विकसित करने में सहायता देने का उद्देश्य रखते हैं, व्यक्तिगत रूप से तथा सामाजिक वांछनीय तरीकों से। केवल सामाजिक वांछनीय तरीकों से, जिस तरह से बच्चे चाहते हैं उनके तरीकों से। तो अध्यापक शिक्षा के द्वारा बच्चों में उनकी योग्यता को विकसित करने में सहायता देने का उद्देश्य रखते हैं। तो इसमें देखें तो यहाँ पर कौन सा है? ये वाला, कि व्यक्तिगत रूप से तथा सामाजिक वांछनीय तरीकों से। अध्यापक जो है वो बच्चों के व्यक्तिगत आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें सामाजिक रूप से स्वीकार्य तरीकों से उनकी योग्यताओं को विकसित करने में मदद करते हैं। जैसे कि एक अध्यापक है, वो एक छात्र को उसके गणित की कमजोरी को दूर करने में मदद करता है, जबकि उसे दूसरों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करने के लिए भी सिखाता है। तो ऑप्शन बी वाला इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आप निम्नलिखित कथन में से किस प्रकार की कक्षा को प्रजातांत्रिक मूल्य में ओतप्रोत पाते हैं? आप निम्नलिखित कथनों में से किस प्रकार की कक्षा को प्रजातांत्रिक मूल्य में ओतप्रोत पाते हैं? केवल एक छात्र समूह को ही निर्णयात्मक स्वतंत्रता प्रदान की गई हो, छात्रों को नियम अनुसार नियंत्रण में रखा गया हो, छात्र को कक्षा के सभी सदस्यों के साथ अंतःक्रिया के समान अवसर प्राप्त हो, छात्रों को पाठ्यक्रम संबंधी अनुभव को ग्रहण करने की स्वतंत्रता हो। तो किस प्रकार की कक्षा को प्रजातांत्रिक मूल्य में ओतप्रोत पाते हैं? अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें कौन से वाला सी आंसर हो सकता है? तो ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। इसमें छात्रों को कक्षा के सभी सदस्यों के साथ अंतःक्रिया के समान अवसर उपलब्ध हो। तो एक जो प्रजातांत्रिक कक्षा वही होगी जहाँ सभी छात्रों को समान अवसर मिलेंगे और एक दूसरे के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करते हो। जैसे कि एक कक्षा है
एक कक्षा में छात्र जो है वो चर्चाओं में भाग लेते हैं, समूह परियोजना में भी काम करते हैं और एक दूसरे के विचारों का सम्मान करते हैं। तो ये सभी वाला जो है यहाँ पर सी आंसर इसमें रहेगा। नेक्स्ट है, किस प्रकार की शिक्षा वास्तव में शिक्षा नियमित एवं आवश्यक रूप से तथा पाठ्यक्रम के अनुसार दी जाती है। तो किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा नियमित एवं आवश्यक रूप से तथा पाठ्यक्रम के अनुसार दी जाएगी? औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक या सामान्य शिक्षा में। अब यहाँ पर देखें तो ऑप्शन रहेगा ए वाला। तो किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा नियमित एवं आवश्यक रूप से तथा पाठ्यक्रम के अनुसार दी जाएगी? तो ये औपचारिक शिक्षा है। औपचारिक शिक्षा स्कूल और जो कॉलेज है उसमें दी जाती है और निर्धारित पाठ्यक्रम और समय सारणी का पालन इसमें होता है। जैसे एक छात्र है जो एक स्कूल में पढ़ता है, उसे औपचारिक शिक्षा मिल रही है। तो यहाँ पर जो इसमें ऑप्शन ए वाला माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है औपचारिक शिक्षा छात्रों को कहाँ प्रदान की जाती है? विद्यालय, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या इन सभी में। औपचारिक शिक्षा छात्रों को कहाँ पर दी जाती है? तो इन सभी में ही मिलेगी, विद्यालय, विश्वविद्यालय, चाहे ये महाविद्यालय है। नेक्स्ट है, अनौपचारिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? किसका? अनौपचारिक शिक्षा का। शिक्षा का बजट कम करना, विद्यालय का एक अधिकार समाप्त करना, औपचारिक शिक्षा की शेष पूर्ति करना, लोगों में शिक्षा का प्रसार करना। तो अनौपचारिक शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है कौन सा है? अब यहाँ पर देखिए तो ऑप्शन रहेगा डी वाला हमारा, लोगों में शिक्षा का प्रसार करना। तो अनौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य है लोगों तक शिक्षा को पहुंचाना जो औपचारिक शिक्षा तक नहीं पहुंच सकते हैं। जैसे कि एक वैश्यिक शिक्षा कार्यक्रम जो उन वयस्कों को शिक्षा प्रदान करता है जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया है। तो अनौपचारिक शिक्षा का एक उदाहरण है। तो मुख्य उद्देश्य जो है यहाँ पर जो ऑप्शन बी है, शिक्षा का प्रसार करना, तो इसको लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा किसी भी समय कहीं भी प्राप्त की जा सकती है? औपचारिक, अनौपचारिक दोनों या कोई सी भी नहीं, किसी भी समय और कहीं पर भी प्राप्त की जा सकती है। तो ये कौन से वाली होती है? ये वाली अनौपचारिक शिक्षा। जैसे एक व्यक्ति है जो ऑनलाइन पाठ्यक्रम लेता है उसे कहा जाएगा अनौपचारिक शिक्षा। ऑनलाइन जो पढ़ते हैं ऑनलाइन वो वाले, तो वो होगी अनौपचारिक शिक्षा। नेक्स्ट है, शिक्षा की वह व्यवस्था जिसके उद्देश्य, पाठ्यचर्या और विधियां प्रायः निश्चित होते हैं। शिक्षा की वह व्यवस्था जिसके उद्देश्य, पाठ्यचर्या और विधियां प्रायः निश्चित होती हैं किंतु औपचारिक शिक्षा की भांति कठोर नहीं होती, तो वे कहलाती है सामान्य, निरौपचारिक, विशिष्ट या अनौपचारिक शिक्षा। तो शिक्षा की वह व्यवस्था जिसके उद्देश्य, पाठ्यचर्या और विधियां प्रायः निश्चित होंगे किंतु औपचारिक शिक्षा की बातें कठोर नहीं होंगे, तो कौन से वाली है? और ये ऑप्शन बी वाली। कौन सी? निरौपचारिक। तो ये निरौपचारिक जो शिक्षा है ये औपचारिक और अनौपचारिक इनके बीच की है। जैसे एक दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम जो छात्रों को अपनी गति से सीखने की अनुमति देता है, तो निरौपचारिक शिक्षा का उदाहरण है। तो ये औपचारिक अनौपचारिक जो है उसके बीच वाली है, निरौपचारिक। अगला क्वेश्चन है, निरौपचारिक शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? प्रौढ़ शिक्षा को, दूरस्थ को, सतत शिक्षा या इन सभी को। तो निरौपचारिक शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है? तो इसमें जो है ये सारे आ जाएंगे, प्रौढ़ भी, दूरस्थ भी और सतत शिक्षा भी, निरौपचारिक शिक्षा व्यवस्था में। अगला क्वेश्चन है, सामान्य शिक्षा में बालक का किस प्रकार का विकास करने का प्रयास किया जाता है? विशेष स्तर का, सामान्य, सामाजिक या मनोवैज्ञानिक स्तर का। तो सामान्य शिक्षा में बालक का किस प्रकार का विकास करने का प्रयास किया जाता है?
तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन जो है बी वाला इसमें हो जाएगा। तो सामान्य शिक्षा, सामान्य स्तर, ऐसे आप याद रख सकते हैं। सामान्य शिक्षा है सामान्य स्तर का। तो सामान्य शिक्षा का उद्देश्य छात्रों को सामान्य ज्ञान और जो कौशल है वो प्रदान करना है। जैसे कि एक छात्र है जो एक स्कूल में पढ़ता है, उसे एक सामान्य शिक्षा मिल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामान्य शिक्षा मानव को अनिवार्य रूप से ग्रहण करनी चाहिए क्योंकि यह मनुष्य में अच्छे विचारों का निर्माण करती है, सभ्य समाज के निर्माण में सहायक होती है, राज्य के मानकों के आधार पर प्रदान की जाती है, या ये सभी। तो सामान्य शिक्षा मानव को अनिवार्य रूप से ग्रहण करनी चाहिए क्योंकि है। अब इसमें अगर हम देखें तो कौन सा बनेगा? ऑप्शन डी वाला, मनुष्य में अच्छे विचारों का निर्माण करती है, सभ्य समाज के निर्माण में सहायक होती है, राज्य के मानकों के आधार पर प्रदान की जाती है। तो सामान्य शिक्षा मानव को अनिवार्य रूप से ग्रहण करनी चाहिए। सामान्य शिक्षा जो है मनुष्य में अच्छे विचारों का निर्माण करती है, सभ्य समाज के निर्माण में सहायक होगी और राज्य के मानकों के आधार पर प्रदान की जाती है। जैसे एक व्यक्ति है जो एक अच्छी शिक्षा प्राप्त करता है, वह एक जिम्मेदार नागरिक बनने की अधिक संभावना रखता है। नेक्स्ट आ जाता है, शिक्षा को मानव एवं समाज के संदर्भ में किस प्रकार सर्वोत्कृष्ट माना जा सकता है? अन्य व्यक्तियों के अनुमानों की जांच के आधार पर, एक सभ्य व्यक्ति के अनुभव के आधार पर, एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में जो दूसरे व्यक्ति में परिवर्तन लाती है, या बौद्धिक अभिवृद्धि जो है इसके आधार पर। तो शिक्षा को मानव एवं समाज के संदर्भ में किस प्रकार सर्वोत्कृष्ट माना जा सकता है? तो किस प्रकार माना जा सकता है? तो जो ऑप्शन सी में दिया गया है, एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में जो दूसरे व्यक्ति में क्या है, परिवर्तन लाती है। तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है व्यक्ति के व्यवहार, दृष्टिकोण और ज्ञान में सकारात्मक परिवर्तन लाना, जिससे वह समाज में एक उपयोगी सदस्य बन सके। नेक्स्ट है, शिक्षा के लक्ष्यों के निर्धारण संबंधी प्राथमिक दायित्वों का निर्वाह किया जाना चाहिए। तो शिक्षा के लक्ष्यों के निर्धारण संबंधी प्राथमिक दायित्वों का निर्वाह किया जाना चाहिए समाज के द्वारा, पाठ्य पुस्तक लेखकों के द्वारा, प्रशासकों के द्वारा, या फिर शिक्षकों के द्वारा। तो किन के द्वारा? तो यहाँ पर जो ऑप्शन है जो है इसको माना गया है समाज के द्वारा। तो शिक्षा के लक्ष्य समाज की आवश्यकता और मूल्यों के अनुसार निर्धारित की जानी चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किसी विशेष उद्देश्य हेतु संचालित की जाने वाली शिक्षा, उसे हम विशिष्ट, औपचारिक, लोकतांत्रिक या कोई सी भी नहीं कहेंगे। तो किसी विशेष उद्देश्य हेतु संचालित की जाने वाली शिक्षा, और उसको क्या कहा जाएगा? तो उसे कहा जाएगा विशेष शिक्षा, विशेष, विशिष्ट। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, किसी विशेष उद्देश्य हेतु संचालित की जाने वाली शिक्षा। तो विशेष मतलब विशिष्ट शिक्षा। तो विशेष शिक्षा में बालक की जो रुचि, योग्यता और क्षमता, उन पर जो विशेष ध्यान रखा जाता है। जैसे कि विकलांग बच्चे के लिए शिक्षा उसकी विशिष्ट आवश्यकता के अनुसार अनुकूलित की जाती है। तो विकलांग बच्चे जो उनके लिए शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा, विशेष शिक्षा जो है इसके उदाहरण है। नेक्स्ट है, विशेष शिक्षा में विशेष रूप से किसका ध्यान रखा जाता है? बालक की रुचि का, योग्यता का, क्षमता का, या इन सभी का? तो इसमें जो इन सभी का ही ध्यान रखा जाएगा, रुचि का भी, योग्यता, क्षमता, मतलब इन सभी का। इसके बाद में आ जाते हैं हमारे आपके जो हिंदी ग्रामर जैसे के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो निमित्त शब्द का जो पर्याय है यहाँ पर, इनमें कौन सा है? प्रकाश, छिद्र, पूर्ण, या फिर क्षण? और इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन रहेगा यहाँ पर डी वाला। तो निमित्त शब्द का जो पर्याय है यहाँ पर कौन सा है? क्षण।
और निमिष का जो मतलब है वो पलक झपकने की एक क्रिया भी होती है। इसके अतिरिक्त विपल, पल आदि भी निमिष के ही पर्याय हैं। नेक्स्ट है निष्कपट का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो कौन सा बनेगा? जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो कौन से वाला बनेगा? तो यही हो जाएगा ऑप्शन ए वाला, निहि प्लस में कपट। संधि कौन सी आई यहाँ पर? इसमें विसर्ग जो संधि है उसका यहाँ पर प्रयोग इसमें हुआ है। नेक्स्ट है अत्यंत में प्रयुक्त उपसर्ग है अत, अत्य या फिर अति। उपसर्ग क्या होता है? जो शब्द के शुरू में लगते हैं, जैसे ये नी है, यहाँ पर है अति, तो कौन सा हो जाएगा? ये वाला। तो जैसे यहाँ पर ये अति उपसर्ग है तो ये शुरू में लगते हैं और प्रत्यय जो है वो बाद में आते हैं। तो अत्यंत में जो उपसर्ग है कौन सा? डी वाला। अति उपसर्ग का प्रयोग यहाँ पर हुआ है, मतलब बहुत। अति प्लस में अंत, अत्यंत। नेक्स्ट है मुझसे उठा नहीं गया। वाक्य जो है इसमें वाच्य आया है, वाच्य 3 है, कर्तृक्रम अवाच्य। मुझसे उठा नहीं गया, अब किस में बना है? अब इसकी अगर हम देखें तो भाववाच्य जो है इसमें सी हमारा रहेगा। तो किस में बना है? भाववाच्य में। भाववाच्य में क्रिया का भाव प्रधान होता है और कर्ता की प्रधानता उसमें नहीं होती। मुझसे चला नहीं जाता, तो ये भाववाच्य जो है इसका उदाहरण है। मुझसे उठा नहीं गया। तो भाववाच्य में भाव की प्रधानता होगी और अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है निम्न में किस शब्द की वर्तनी सही नहीं है? अब एक की सही नहीं है, वो कौन से वाला है? तो कौन सा हो सकता है इसमें? अब यहाँ पर पूछा गया था नहीं है, तो ये वाला है अनुग्रहित। तो सही जो है इसका कौन सा वाला बनेगा? अनुगृहित, ये वाला इसमें सही बनेगा। और इसका मतलब होता है ईश्वर की कृपा से वह अनुग्रहित हुआ। तो ऐसे होता है जिस पर अनुग्रह किया गया हो। नेक्स्ट है उपत्यका का मतलब क्या है? सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है, प्राणियों के पेट का एक अंग, पर्वत का शिखर, पर्वत के पास की भूमि। अब ये उपत्यका यहाँ पर आया है, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका जो यहाँ पर अर्थ अगर हम देखें तो पर्वत के पास की भूमि, तो ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। पर्वत के पास की भूमि क्या कहलाती है? उपत्यका। तो उपत्यका जो होते हैं उसमें खेती करना जो होता है वो आसान होता है। नेक्स्ट है जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो, उसके लिए एक शब्द कौन सा रहेगा? जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो, तो क्या कहा जाता है उसे? अप्रत्याशित कहा जाएगा उसे। ऑप्शन जो बी में यहाँ पर दिया गया है। अप्रत्याशित का मतलब है जिसकी उम्मीद न हो, उसको कह देते हैं। नेक्स्ट है अपेक्षा। अपेक्षा का विशेषण रूप कौन सा है? सापेक्ष, निरपेक्ष, उपेक्षा या अपेक्षित? अपेक्षा का विशेषण रूप कौन सा बनेगा? तो कौन सा हो सकता है यहाँ पर? डी वाला हो जाएगा। अपेक्षा करना मतलब अपेक्षित, जिसकी अपेक्षा की गई हो। नेक्स्ट है अंगा का उच्चारण स्थान है, नासिक्य, मूर्धन्य, कंठोष्ठ या कंठतालव्य। इनसे पहले वाली वीडियो में हमने आपको उच्चारण स्थान जो इनके बताए थे। तो यम, ग, न, म, तो ये 5 होते हैं और इनको नासिक्य वर्ण कहा जाता है। तो ऑप्शन ए वाला इसमें हो जाएगा। गंगा, चंचल, तो ये सारे नासिक्य व्यंजन हैं। तो गंगा जो इसका उच्चारण नाक से होता है। यम, गणम।
नेक्स्ट है गोधूम शब्द का तद्भव है। अब एक होता है तत्सम, एक होता है तद्भव। तो जो तत्सम शब्द है वो तो हो गए जो संस्कृत के हैं, और जो उनका हिंदी में अर्थ वो कहलाता है तद्भव। मतलब तत्सम संस्कृत के और उनका परिवर्तित रूप तद्भव हिंदी वाला। जैसे दही है, दही हम हिंदी में क्या देते हैं, संस्कृत में इसको दधी लिखा जाता है। या जैसे दुग्ध है, दुग्ध संस्कृत में क्या देते हैं, हिंदी में हम दूध क्या देते हैं। तो ये तद्भव तत्सम। अब गोधूम का तद्भव बताना है, यहाँ पर क्या होता है इसका। तो गोधूम का मतलब जो है गेहूं से होता है। तो ये वाला जो इसमें से आंसर हो जाएगा। जैसे गेहूं की रोटी स्वादिष्ट होती है, मतलब गेहूं है इसका। नेक्स्ट है स ध्वनि का उच्चारण स्थान है दंत तालु मूर्धा या दंत तालु। ये जो 21 वाला सा है, तो इसको कौन सा सा कहा जाता है, ऊष्म वर्ण के अंतर्गत आते हैं। स स स ह, ये वाले आते हैं चार ऊष्म वर्ण में। अब इसको क्या कहा जाता है, तो इसको तालव्य वर्ण कहा जाएगा, जो हमारे तालु से बोला जाता है। तो इच ऐसा नाम तालु बताया था हमने आपको। इच वर्ग य और स जो है इनका उच्चारण हमारे तालु से होता है। लरी तुलसा नाम दंत होता है। लरी त्वरग ल और स इनका उच्चारण हमारे दांत से होता है। ऋतुषा नाम मूर्धा होता है। री त्वरग र और स इनका उच्चारण हमारी मूर्धा से होता है। तो इसको षटकोण वाला सा जो है ये मूर्धन्य से है। ये सेव वाला कहा देते हैं, सड़क वाला भी कहा देते हैं। तो ये दंते हो गया, वो इसको 21 वाला भी कहा देते हैं, सलगम वाला भी कहा देते हैं। तो ये तालव्य है, तो ये तालु से बोला जाता है। तो ये आंसर हमारा हो जाएगा। सलगम शहद, सलगम वाला भी कहा देते हैं इसको। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है। अब 4 गज ये संख्या है, गुण है, परिमाण है या सर्वनामिक है। महत्वपूर्ण तो क्वेश्चन है यहाँ पर। 4 गज मलमल, अब इसमें विशेषण आया है। अब ये क्या बतला रहा है यहाँ पर, तो कौन सा सी आंसर हो सकता है इसमें। अब विशेषण क्या होते हैं, विशेषण शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं। और ये किसका उदाहरण है, परिमाणवाचक विशेषण का। परिमाणवाचक विशेषण क्या होते हैं, तो जो मात्रा मापतोल इसका बोध कराते हैं। और निश्चित परिमाणवाचक विशेषण जो विशेष किसी वस्तु की निश्चित मात्रा या माप का बोध कराते हैं। तो उन्हें निश्चित जो परिमाण बोधक जो विशेषण है वो कहा जाता है। जैसे यहाँ पर ये 4 गज मलमल है, 4 गज मलमल, तो इसमें 4 शब्द मलमल की जो निश्चित मात्रा जो है उसको दिखला रहा है। तो किसका जो यहाँ पर उदाहरण होगा, ये परिमाणवाचक विशेषण का। तो किसका उदाहरण है यहाँ पर, ये परिमाणवाचक विशेषण जो इसका यहाँ पर उदाहरण है। ऑप्शन सी वाला इसका हो जाएगा। और महत्वपूर्ण जो यहाँ पर ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट है शीश का तत्सम रूप कौन सा बनेगा। तो शीश का कौन सा हो सकता है, शीशा, सिरा, शीर्ष या शीर्षक। तो शीश का मतलब, अब इसका जो अर्थ है यहाँ पर ये जो देखें तो ऑप्शन जो है यहाँ पर बी वाला हो जाएगा इसमें। शीशा, शीश मतलब शीर्ष। शीश क्या है कि तद्भव है और शीर्ष ये तत्सम है। तो उसका कह देते हैं कि उसका शीर्ष दर्द से फट रहा था, वैसे कह देते हैं। सिर भी कह देते हैं इसको, सिर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है। तो किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में किया जाता है, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, दक्षिण अमेरिका या मॉरिशस में। तो कौन सा है यहाँ पर ये। अब इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा सी आंसर ऑप्शन डी वाला है। तो मॉरिशस जो देश है वहाँ पर हिंदी भाषा का प्रयोग होता है। तो हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में जो प्रयोग होगा, कौन सा देश है ये, मॉरिशस।
मॉरिशस जो है वहाँ पर हिंदी जो है कि आधिकारिक भाषा है और इसका उपयोग लिखने और बोलने दोनों में किया जाता है। तो मॉरिशस में हिंदी समाचार पत्र और जो साहित्य पत्रिकाएं में प्रकाशित होती है। अगला क्वेश्चन है चौराहा शब्द का समास है, कर्मधारय या द्विगु द्वंद्व या अव्ययभाव समास। तो चौराहा शब्द में समास है। अब किस समास का प्रयोग हुआ इसमें? तो चौराहा मतलब चार जो रास्ते हैं उनका समूह चौराहा कह देते हैं। जैसे चौराहा ट्रैफिक लाइटें होती हैं जहाँ पर चौराहा, तो कौन सा है जहाँ पर सुर में संख्या दी गई हो तो कौन सा हो उसमें? द्विगु समास। चौराहा मतलब चार रास्तों का समूह। त्रिकोण तीन कोणों का समूह, पंचवटी पांच वटों का समूह। तो ये चार रास्तों का समूह है, तो कौन सा हो जाएगा? द्विगु समास। नेक्स्ट है सूरसागर किस भाषा की रचना है? तो कौन सी भाषा की है यहाँ पर? अब अवधी की है, ब्रज की, बुंदेली या छत्तीसगढ़ी, किसकी है? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कौन सा होगा? ये हो जाएगा सूरसागर। कौन से में है? ब्रज भाषा में है। अब किन की थी ये सूरसागर? सूरसागर सूरदास, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। तो सूरदास जो है इनकी रचना है ये और ब्रज भाषा में लिखी गई है और कृष्ण लीला का इसमें वर्णन है। नेक्स्ट है आंख की किरकिरी होना। इसका मतलब यहाँ पर अप्रिय लगने से है, धोखा देना है, कष्टदायक होना है या बहुत प्रिय होना है। तो आंख की किरकिरी होना, इसका अर्थ यहाँ पर क्या लिया गया है? आंख की किरकिरी का जो मतलब है यहाँ पर ये अगर हम देखें तो जो है ऑप्शन, तो इसे हम अप्रिय लगना ये भी कह देते हैं, किसी को बुरा लगना या किसी से नाराजगी होना या उसकी बातें जब मुझे आँख की किरकिरी लगती हैं, मतलब जिसको सुहाता नहीं है दूसरा व्यक्ति, उसको भी कह देते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है। शुद्ध वर्तनी, श्रुतलेख, सुलेख या आशु भाषण। तो मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है। अब कौन से वाला है मौखिक अभिव्यक्ति का रूप? और ये वाला है आशु भाषण। तो मौखिक अभिव्यक्ति का अर्थ बोलकर अपने विचारों को व्यक्त करना है और आशु भाषण एक ऐसा भाषण होता है जो बिना तैयारी के दिया जाता है। तो ये ऐसे भी आ जा सकता है बिना तैयारी के दिया जाने वाला भाषण क्या कहलाता है? तो आशु भाषण उसको कहा जाता है। तो एक व्यक्ति बिना तैयारी के किसी विषय पर अगर भाषण देता है तो क्या कहलाएगा? आशु भाषण। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन है। नेक्स्ट है वीरों का कैसा हो बसंत। अब ये कविता थी, इसके रचयिता सुमित्रा कुमारी चौहान है, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान या रामधारी सिंह दिनकर है। तो वीरों को कैसा हो बसंत कविता के जो यहाँ पर रचयिता है कौन है? और तो सुभद्रा कुमारी चौहान इसमें इसका आंसर हमारा रहेगा। तो कविता जो है ये भारतीय जो स्वतंत्रता जो संग्राम था उसके दौरान बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुई थी। अगला क्वेश्चन है हिंदी भाषा जिसमें बोलियां हैं कितनी है? 15, 18, 25, 22 कितनी है? अब इसमें अगर हम देखें तो 18 जो है यहाँ पर इसमें सी आंसर हमारा रहेगा। तो हिंदी भाषा में 18 बोलियां हैं जिन्हें उपभाषाओं में वर्गीकृत किया गया है। और जैसे 18 बोलियों की अगर हम बात करें तो मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी, खड़ी बोली, बांगरू, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी, मैथिली, मगही, कुमायूनी, गढ़वाली, नेपाली। तो ये सारी की सारी क्या हैं? बोलियां हैं। तो वैसे तो भाषाएं अलग हैं 22, तो ये बोलियां थी तो इनकी संख्या 18 मानी गई है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है? व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा साहित्यिक, व्याकरणिक, प्रांजल या मानक भाषा। तो वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है कौन से वाली है? और उसको कहा जाता है मानक भाषा।
तो क्या कहा जाएगा उसे? मानक भाषा उसे कहा जाता है। तो मानक भाषा व्याकरण और वर्तनी के नियमों के अनुसार शुद्ध होती है और उसका उपयोग आधिकारिक कार्यों में किया जाता है। तो सरकारी दस्तावेज जो है उसमें जो इसका काम होता है। नेक्स्ट आ जाता है भारतेंदु युग में निकलने वाली जो पत्रिका युगम है, किसमें? भारतेंदु युग में। कवि वचन सुधा, हिंदी प्रदीप, कल्पना ज्ञानोदय, सरस्वती माधुरी, नवनीत कादम्बरी। तो भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युगम कौन सी थी? अब कौन से वाली थी इसमें? तो यही थी जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दी गई है, कवि वचन सुधा, हिंदी प्रदीप। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रासो अल्लाह खंड के नाम से प्रसिद्ध है? रासो अल्लाह खंड, पृथ्वीराज रासो, परबल रासो, कुमान रासो या बीसलदेव रासो। तो ये रासो अल्लाह खंड के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। तो इसमें कौन थे? और इनका नाम था परमाल रासो, ये वाला। तो ये थे रासो अल्लाह खंड के नाम से प्रसिद्ध परमाल रासो। तो परमाल रासो एक वीर गाथा है जिसे अल्लाह खंड के नाम से जाना जाता है। अल्लाह और उदल, इनकी वीरता की कहानियां अल्लाह खंड में वर्णित है। और जगनिक जो इनके द्वारा रचित है, जगनिक, जगनी और का जगनिक, इनके द्वारा रचित है। नेक्स्ट है, तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम। तो इनका क्या नाम था? तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम, तो ये था अखिलेश। और ये तद्भव पत्रिका जो है ये हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण पत्रिका है। और इसका संपादन जो है ये 1999 इसमें हुआ था, और लखनऊ में। और इसके बाद फिर हमारे यहाँ पर जो इंग्लिश ग्रामर जो आ जाते हैं, जिसमें आपने इनको जो चेंज करना है, एक्टिव वॉइस, चेंज द फ्लोइंग कंटेंट इनटू एक्टिव वॉइस। तो ये वाले यहाँ पर उदाहरण हैं और ये क्वेश्चन है इनके, हम यहाँ पर नियम के साथ जो है इनको हम करेंगे। और इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन था कि माय ब्रदर इज हेल्प बाय मी, मेरा भाई मेरे द्वारा मदद किया जाता है। और जब हम इसका एक्टिव वॉइस करेंगे तो क्या बनेगा? आई हेल्प माई ब्रदर, मैं अपने भाई की मदद करता हूं। यहां पर क्या इसमें इज हेल्प दिया गया था, इज हेल्प पैसिव में, तो ये किस में होगा? एक्टिव में जब इसे चेंज करेंगे तो हेल्प इसका हो जाए। इज हेल्प का जो है मतलब जैसे थर्ड फॉर्म में था तो फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी हेल्प में, एक्टिव में जो चेंज हो जाएगा। और बाय मी, मेरे द्वारा को करता आई में बनाया जाएगा, तो ये मी जो था ये आई में चेंज हो गया है, आई हेल्प माई ब्रदर। तो यहाँ पर क्या है, इज हेल्प को हेल्प में चेंज किया गया है और बाय मी को आई में चेंज किया गया है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा। नेक्स्ट में भी यहाँ पर देख सकते हैं लेट इट बी डन, इसे किया जाए। जब हम इसका एक्टिव में बनाएंगे एक्टिव वॉइस में तो इसका बन जाएगा डू इट, मतलब इसे करो। और ये एक इम्परेटिव सेंटेंस है, मतलब आदेशात्मक वाक्य है। तो पैसिव से एक्टिव में बदलते समय लेट इट बी डन को सीधे डू इट में चेंज कर दिया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन है दिस बुक वाज रिटन बाय हिम, यह किताब उनके द्वारा लिखी गई थी। जब इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? ही है, हिम है तो ही में हो गए, ही रोट दिस बुक। और इसको जब हम पैसिव में बनाते हैं तो फिर ये वाला बनता है, जिससे शुरू हो जाएगा दिस बुक और वाज रिटन बाय हिम। अब चाहे तो एग्जाम में एक्टिव वॉइस आ जाए चाहे पैसिव आ जाए, वो एग्जाम में जो उसके ऊपर है वो क्वेश्चन किस तरीके से देता है।
ही रोट दिस बुक को जब हम चेंज करेंगे तो दिस बुक वाज रिटन बाय ही का ही में चेंज हो जाता है और इसको एक्टिव में बनाएंगे ही रोट दिस बुक। तो वाज रिटन जो है यहाँ पर पैसिव में था तो इसको रोट एक्टिव में बदला गया है और बाय हिम को ही में चेंज किया गया है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन, ए लेटर विल बी रिटन बाय मुकेश। एक पत्र जब मुकेश के द्वारा लिखा जाएगा, विल बी है भविष्य की बात है, फ्यूचर वाली। तो एक पत्र मुकेश द्वारा लिखा जाएगा तो इसका एक्टिव वॉइस क्या बनेगा, मुकेश से शुरू हो गए, मुकेश और विल बी है। तो जब ये हम इसको चेंज करते हैं तब लगता है भी, इसको हटा देंगे तो मुकेश विल राइट ए लेटर, क्योंकि ये थर्ड फॉर्म में होता है तो इसे जब चेंज करेंगे तो ये सारे हट जाएगा, फर्स्ट फॉर्म वाला हो जाएगा ये। मुकेश विल राइट ए लेटर, मुकेश एक पत्र लिखेगा। तो यहाँ पर भी विल बी रिटर्न जो पैसिव में बना हुआ था तो क्या हो जाएगा, विल राइट एक्टिव में इस प्रकार से चेंज होएगा और बाय मुकेश ये करता था तो इसका मुकेश हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर, माई बुक हैज़ बीन संग बाय श्वेता। ये पैसिव में बना है, मेरी किताब श्वेता द्वारा गाई गई है। तो जब इसे एक्टिव वॉइस में हम चेंज करते हैं तो क्या होगा, श्वेता हैज़ संग माई बुक। तो श्वेता है संग माई बुक, श्वेता ने मेरी किताब गाई है, ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पर हैज़ बीन जो संग था पैसिव वॉइस में बना था तो इसको ये बीन जो है पैसिव में बनता है तो जब हम इसे एक्टिव में ले जाएंगे तो हैज़ संग हो जाएगा, क्योंकि हैज़ के साथ बीन आता है, हैज़ बीन। तो हैज़ संग एक्टिव में ये चेंज हो जाएगा। यहाँ पर बुक को संग करना तार्किक नहीं है, शायद यहाँ पर सॉन्ग होना चाहिए था, लेकिन वाक्य को जिस कतस यहाँ पर रखा गया है। नेक्स्ट है, ए सॉन्ग इज प्लेड बाय आजाद शाह। एक गीत जो है आजाद शाह जो है इनके द्वारा बजाया जाता है, मतलब गाया जाता बजाया जाता है। तो इसे एक्टिव में जब हम ले जाएंगे तो यहाँ से शुरू हो जाएगा आजाद शाह से और प्लेस ए सॉन्ग, एक गीत बजाता है। तो इज प्लेड ये पैसिव में बना है तो प्लेज इसका एक्टिव में चेंज होगा। आजाद शाह प्लेज ए सॉन्ग का जब हम चेंज करेंगे तो ये वाला हो जाएगा आजाद शाह, ए सॉन्ग यहाँ से शुरू हो जाएगा, ए सॉन्ग इज प्लेड बाय आजाद शाह। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, द हारमोनियम इज प्लेड बाय द पुलिस। हारमोनियम पुलिस द्वारा बजाया जाता है तो जब इसे एक्टिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, द पुलिस से शुरू हो गए, द पुलिस प्ले दी हारमोनियम और इसका जब हम पैसिव में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से शुरू हो जाएगा द हारमोनियम से, द हारमोनियम इज प्ले की थर्ड प्लेड बाय द पुलिस। तो यहाँ पर क्या है, इज प्लेड जो है इसका एक्टिव में जब ले जाएंगे तो प्ले इसका हो जाता है। नेक्स्ट है, टेररिस्ट हैव बीन कॉट बाय द रशियन। आतंकवादियों को जो रूसी सैनिक है उनके द्वारा पकड़ा गया है। तो जब इसे एक्टिव में ले जाएंगे तो क्या बनेगा, तो रशियन से शुरू हो जाएगा तो द रशियन, ये वाला द रशियन और बीन ये पैसिव में होता है तो ये कट हो जाएगा, हैज़ बन जाएगा। द रशियन हैज़ कॉट द टेररिस्ट। रूसी जो सैनिक उन्होंने आतंकवादियों को पकड़ा है। तो हैव बीन कॉट जाए पैसिव में बना है तो हैज़ कॉट इसका हो जाएगा जब हम एक्टिव में चेंज करते हैं। इसके बाद है, टेररिस्ट वर्क टॉट रशियन बाय। आतंकवादियों को तुमने रूसी सिखाई थी। इसे जब हम एक्टिव में चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा, यू से शुरू हो जाएगा ये, यू टॉट द टेररिस्ट रशियन। तुमने आतंकवादियों को रूसी भाषा सिखाई है। या फिर जब हम इसे पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो द टेररिस्ट से शुरू हो जाएगा, द टेररिस्ट वर टॉट रशियन बाय यू। या फिर इसका जब एक्टिव में ले जाएंगे, यू टॉट द टेररिस्ट रशियन। वर टॉट जहाँ यहाँ पर पैसिव में था तो इसका टॉट से हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, ऑल माई इंस्ट्रक्शंस हैव बीन कैरिड आउट बाय यू। मेरे सभी निर्देश तुमने पूरे किए हैं। जब हम इसे एक्टिव में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यू से शुरू हो जाएगा, यू हैव बीन चेंज हो जाएगा यहाँ पर, यू हैव कैरिड आउट ऑल माई इंस्ट्रक्शंस। तुम मेरे सभी निर्देश पूरे किए हैं। तो क्या हो जाएगा, यू हैव कैरिड आउट ऑल माई इंस्ट्रक्शंस।
तो यहाँ पर भी हैव बीन कैरिड आउट जो है ये पैसिव में है, जब हम इसे एक्टिव में ले जाएंगे तो हैव कैरिड आउट ये बनेगा। तो बीन ये पैसिव में होता है तो इसका चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है यू आर वांटेड आउटसाइड, तुम्हें बाहर जाना चाहिए। तो जब हम इसे एक्टिव में चेंज करते हैं तो क्या बनेगा, समवन वांट्स यू आउटसाइड, यही होता है, कोई तुम्हें बाहर चाहता है। तो पैसिव में क्या करता स्पष्ट यहाँ पर नहीं है, इसलिए एक्टिव में समवन इसमें जोड़ा गया है। तो यू आर वांटेड आउटसाइड, तो जब हम इसे एक्टिव में ले जाएंगे तो समवन बनेगा इसका। समवन मतलब कोई चाहता है तुम्हें बाहर बुलाना, तो समवन वांट्स यू आउटसाइड। नेक्स्ट है द इलेक्ट्रिक वायर्स हैव बीन कट बाय द डकैत, बिजली के जो तार है वो डकैतों के द्वारा काटे गए हैं। तो जब इसे एक्टिव में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो डकैत जब वहाँ से शुरू हो जाएगा, द डकैत बीन ये पैसिव में होता है, ये कट हो जाएगा यहाँ पर। तो द डकैट्स हैव कट द इलेक्ट्रिक वायर्स, या फिर इसे जब पैसिव में ले जाते हैं तो कैसे चेंज होगा, तो द इलेक्ट्रिक वायर्स यहाँ से शुरू हो जाएगा। द इलेक्ट्रिक वायर्स हैव के साथ बीन होता है, हैव बीन कट बाय द डकैत, डकैतों ने बिजली की तारें काट दी है। तो हैव बीन कट जो है ये पैसिव में है तो इसका हैव कट में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है यू आर नोन टू ऑल, तुम सभी को जानते हो। एक्टिव में जब हम इसे ले जाते हैं तो क्या बनता है, ऑल से शुरू हो जाएगा, ऑल नो यू, सभी तुम्हें जानते हैं। तो यहाँ पर आर नोन जो आया है ये पैसिव में है, इसकी फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी नो। नेक्स्ट आ जाता है ए लेटर हैज टू बी रिटन बाय ही, एक पत्र उसने लिखा है। तो जब हम इसे एक्टिव में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो ही हैज़, क्योंकि ये ही चेंज हुआ था, ये जब एक्टिव में ले जाएंगे सिंपल वाले में, तो ही हैज़ टू राइट ए लेटर। और जब हम इसे पैसिव में ले जाते हैं तो ए लेटर से शुरू होगा, फिर ये ए लेटर हैज़ है, हैज़ टू बी थर्ड फॉर्म रिटन बाय हिम। तो इस प्रकार से होगा, ही हैज़ टू राइट ए लेटर का बनेगा ए लेटर हैज़ टू बी रिटन बाय हिम, उसने एक पत्र लिखना है। हैज़ टू बी रिटन ये जैसे पैसिव में है तो इसको हैज़ टू राइट फर्स्ट फॉर्म में चेंज होगा। नेक्स्ट है द फाइल्स वर थ्रोन अवे, फाइलें जो है फेंक दी गई थी। तो जब हम इसे एक्टिव में ले जाएंगे क्या बनेगा, तो समवन थ्रू अवे दी फाइल्स, किसी ने फाइलें फेंक दी है, क्योंकि यहाँ पर भी कर्ता स्पष्ट नहीं है तो इसलिए जहाँ कोई यहाँ पर जोड़ा गया, मतलब समवन जोड़ा गया, किसी ने फेंक दी थी। तो समवन थ्रो की थ्रू हो जाएगी, समवन थ्रू अवे दी फाइल्स। इसके बाद है हु वाज दिस बुक रिटन बाय, हु वाज दिस बुक रिटन बाय, यह किताब किसके द्वारा लिखी गई थी। हु वाज दिस बुक रिटन बाय, यह किताब किसके द्वारा लिखी गई थी। जब इसे हम एक्टिव में चेंज करते हैं तो क्या आ जाएगा, तो हु हो जाएगा, डब्ल्यू वाला है हु, और राइट की रोट फार्म, और दिस हु रोट दिस बुक, इस किताब को किसने लिखा है। और इसको जब हम पैसिव में चेंज करते हैं तो हु से हो गए हु वाज दिस बुक रिटन बाय। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क, तो प्रश्नवाचक में वाज रिटन को रोट में बदला जाएगा। इसके बाद है लेट दिस लेटर बी रीड, इस पत्र को पढ़ा जाए। तो जब इसे एक्टिव में चेंज करते हैं तो क्या बनता है, रीड से शुरू हो जाएगा, रीड दिस लेटर, इस पत्र को पढ़ो, रीड दिस लेटर। तो इम्परेटिव जो सेंटेंस होते हैं उनको एक्टिव में बदला गया है यहाँ पर। रीड दिस लेटर को जब हम पैसिव में बदलेंगे, लेट दिस लेटर बी रीड, इस प्रकार से चेंज होगा। नेक्स्ट है एवरीवन वाज सेटिस्फाइड विद हिम, हर कोई उससे संतुष्ट था। इसको भी जब हम एक्टिव में बदलते हैं तो क्या बनेगा, ही से हो जाएगा, हिम का ही में चेंज होता है, ही सेटिस्फाइड एवरीवन। या जब हम इसे पैसिव में बदल देते हैं, बदलेंगे तो क्या होगा, ही एवरीवन से शुरू हो जाएगा, एवरीवन वाज सेटिस्फाइड विद, ही का चेंज हो जाता है हिम, तो ही सेटिस्फाइड एवरीवन का चेंज होगा, एवरीवन वाज सेटिस्फाइड विद हिम, उसने हर किसी को संतुष्ट किया। तो वाज सेटिस्फाइड को
और जब चेंज करते हैं एक्टिव में सेटिस्फाइड जो है हो जाता है, वाज कट हो जाएगा। नेक्स्ट है विल दिस वर्क बी डन बाय हिम, क्या यह काम उसके द्वारा किया जाएगा। विल दिस वर्क बी डन बाय हिम, तो सेम वैसे ही है, इसको भी ही कैसे होगा, एक्टिव वाला चेंज है तो विल से ही होगा, विल है इसमें शुरू में, तो विल और ही, ये हिम का ही में हो जाएगा, विल ही डू दिस वर्क, या जब हम इसे पैसिव में चेंज करेंगे तो विल का विल हो जाएगा और विल और यहाँ से शुरू होगा, फिर ये विल दिस वर्क बी, डू की थर्ड फॉर्म हो जाएगी डन, और बाय ही का ही मतलब ये ही में चेंज हो जाएगा, तो विल ही डू दिस वर्क का बनेगा विल दिस वर्क बी डन बाय ही, तो विल बी डन जो है ये विल डू इसका हो जाएगा फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद है बाय होम है, यहाँ पर बाय होम विल यू बी हेल्प, तुम्हारी मदद किसके द्वारा की जाएगी। एक्टिव में जब हम इसे चेंज करेंगे तो क्या होगा, बाय होम, ये WH वाला में होता है हु का बाय होम, विल हेल्प यू, और जब हम इसे पैसिव में चेंज करते हैं तो क्या होगा, हु का बाय होम होता है बाय होम, और ये वैसे हो जाएगा विल यू बी, हेल्प की थर्ड हेल्प, तो हु विल हेल्प यू का जब हम चेंज करेंगे तो बाय होम विल यू बी हेल्प थर्ड फॉर्म हो जाएगी, तो विल बी हेल्प को विल हेल्प में चेंज किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर बाय होम विल दिस जर्नी बी लाइक, यह यात्रा किसके द्वारा पसंद की जाएगी। इसका जब हम एक्टिव में चेंज करते हैं तो क्या होगा, बाय होम यह हु से ही बनता है, हु को बाय होम में चेंज किया जाता है, तो इसका जब हम परिवर्तन करेंगे एक्टिव में तो हु विल लाइक दिस जर्नी, यह यात्रा कौन पसंद करेगा, और इसको जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो हु का बाय होम हो जाएगा, बाय होम विल और फिर दिस जर्नी बी लाइक की थर्ड लाइक, तो इस प्रकार से चेंज हो जाएगा ये, बाय होम विल दिस जर्नी बाय बी लाइक, तो विल बी लाइक जो है इसको विल लाइक में बदला जाएगा। नेक्स्ट है हाउ वाज दिस बिल्डिंग बुलेट लास्ट ईयर, ये जो इमारत जो पिछले साल कैसे बनाई गई थी, हाउ वाज दिस बिल्डिंग बुलेट लास्ट ईयर, तो जब हम इसे एक्टिव में चेंज करते हैं तो क्या होगा, हाउ से ही हो जाएगा, हाउ है तो हाउ डिड समवन बुल्ड दिस बिल्डिंग लास्ट ईयर, कि किसी ने यह इमारत पिछले साल कैसे बनाई थी, और जब हम इसे पैसिव में ले जाएंगे तो क्या होगा, हाउ का हाउ हो जाएगा हाउ और वाज डिड कर जाएगा ये, हाउ वाज दिस बिल्डिंग, हाउ वाज दिस बिल्डिंग, और ये बुलेट हो जाएगा इसका लास्ट ईयर, तो ये समवन ये कट जाएगा इसमें से, हाउ वाज दिस बिल्डिंग बुलेट लास्ट ईयर, किसने इमारत पिछले साल कैसे बनाई, तो यहाँ पर भी कर्ता स्पष्ट नहीं है, इसलिए इसी कारण से समवन इसमें आया था, तो जब हम इसे पैसिव में चेंज करेंगे तो समवन जाए हट जाएगा, तो हाउ वाज दिस बिल्डिंग बुल्ट लास्ट ईयर ऐसे हो जाएगा। इसके बाद दिस बिल्डिंग वाज सोल्ड बाय हिम, यह इमारत उसके द्वारा बेची गई थी, और तो जब हम इसे एक्टिव में ले जाते हैं तो क्या बनता है, तो ही सेम वैसे ही में चेंज हो जाता है, तो ही हो जाएगा इसका, ही सोल्ड दिस बिल्डिंग, और जब इसे पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या होगा, दिस बिल्डिंग से शुरू हो गए, दिस बिल्डिंग वाज सोल्ड बाय हिम, उसने यह इमारत बेची है, तो वाज सोल्ड या पैसिव में था और एक्टिव में इसका सोल्ड हो जाएगा। इसके बाद है मैंगोज आर बीइंग कंपोज्ड, मतलब आम जो कंपोज किए गए हैं, किए जा रहे हैं, तो जब हम इसे एक्टिव में चेंज करेंगे तो क्या होगा, तो हु इज कंपोजिंग मैंगोज, तो आम को कौन कंपोज कर रहा है, तो यहाँ पर क्या है आर बीइंग कंपोज, आर बीइंग कंपोज था पैसिव में, तो जब हम इसे एक्टिव में ले जाएंगे तो इज बनेगा, मतलब जैसे एक वचन बहुवचन है तो एक वचन है, एक वचन में इज कंपोजिंग, तो इस प्रकार से चेंज हो जाएगा,
यहाँ पर क्या है, मैंगोज को कंपोज करना तार्किक नहीं था, शायद ये पोएम जहाँ होनी चाहिए थी। मतलब कुछ भी हो यहाँ पर, अगर हम इसे चेंज करेंगे तो इस प्रकार से ये बनेगा। इसके बाद है बाय होम वाज दिस बुक कंपोज्ड। यह कविता किसके द्वारा रची गई थी? तो जिसे भी जब हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, हु कंपोज्ड दिस बुक। ये कविता किसने रची है? तो हु को किस में चेंज करते हैं, बाय हुम में। तो हु को जब पैसिव में ले जाएंगे तो हु का क्या होगा, बाय हुम वाज दिस पोएम कंपोज्ड। तो कैसे भी एग्जाम में पूछा जाएगा। तो वाज कंपोज्ड को हम एक्टिव में कंपोज्ड में चेंज करेंगे, वाज कट जाएगा। इसके बाद द एनिमी हैज बीन डिफीटेड बाय आवर आर्मी। दुश्मन को हमारी सेना ने हरा दिया। तो जब हम इसे एक्टिव में ले जाएंगे तो क्या होगा, तो आवर से आवर आर्मी से शुरू होगा चेंज करने में भी, जो लास्ट का वो सबसे पहले आता है। तो आवर आर्मी हैज, ये बीन कट जाएगा यहाँ पर क्योंकि पैसिव में था ये। तो आवर आर्मी हैज डिफीटेड द एनिमी, हमारी सेना ने दुश्मन को हरा दिया। तो हैज बीन डिफीटेड जो है इसको हैज डिफीटेड में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है आई वाज सीन बाय हिज सिस्टर, मुझे उसकी बहन ने देखा था। तो जब हम इसे एक्टिव में ले जाएंगे क्या बनेगा, तो हिज सिस्टर से शुरू हो जाएगा, हिज सिस्टर सा मी। तो वैसे चेंज हो जाएगा मी का, वैसे ही मी का आई में चेंज होता है। तो जब हम इसे पैसिव में ले जाएंगे तो यहाँ से शुरू हो जाएगा आई वाज, सा की थर्ड फॉर्म, सीन बाय हिज सिस्टर। तो वाज सीन को जो है सा में चेंज कर देंगे। इसके बाद है सी वाज चूजन लेटर, उसने जो लीडर जो था, नेता, वो चुना था, मतलब उसे नेता चुना गया था। अब पता नहीं है किसे, तो एक्टिव में जब इसे ले जाएंगे तो समन हो जाएगा कि कोई नेता चुना गया था, किसी ने उसे नेता चुना था। तो समवन चूज हर, सी का चेंज हर में, समवन चूज हर एज लीडर। या जब एक्टिव दिया गया होगा समवन चूज हर एज लीडर, इसको जब पैसिव में ले जाएंगे तो क्या होगा, हर का सी में चेंज हो जाता है। तो सी वाज चूज की थर्ड फॉर्म और लेटर। तो कर्ता स्पष्ट नहीं था, इस कारण से समन जोड़ा गया है। नेक्स्ट आ जाता है द स्टीम इंजन वाज इन्वेंटेड बाय जेम्स वाट। तो सच्चाई भी है, जेम्स वाट के द्वारा खोजा गया था, आविष्कार किया गया था स्टीम इंजन का। तो जब हम इसे एक्टिव में चेंज करते हैं तो क्या बनेगा, जेम्स वाट से शुरू हो जाएगा ये। तो जेम्स वाट इन्वेंटेड द स्टीम इंजन। तो ऐसे होगा, पैसिव में बनाते हैं तो क्या होगा, तो यहीं से शुरू हो जाएगा द स्टीम इंजन से। द स्टीम इंजन वाज इन्वेंटेड बाय जेम्स वाट, फिर ऐसे चेंज हो गए। और इसका एक्टिव में जेम्स वाट इन्वेंटेड द स्टीम इंजन, या फिर पैसिव में द स्टीम इंजन वाज इन्वेंटेड बाय जेम्स वाट। तो वाज इन्वेंटेड को इन्वेंटेड में चेंज हम कर लेंगे। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा द कैट वाज किल्ड बाय द डॉग, बिल्ली को कुत्ते ने मार दिया। अब जब इसे एक्टिव में चेंज करते हैं तो क्या होगा, तो बाई के बाद वाले शुरू से वहीं से करते हैं हम शुरू। तो द डॉग किल्ड द कैट, और जब हम इसे पैसिव में बनाते हैं तो फिर ये एक्टिव का जो लास्ट वाला है वहाँ से शुरू होगा, द कैट वाज किल्ड बाय द डॉग। तो वाज किल्ड को हम किल्ड में चेंज कर देंगे। नेक्स्ट आ जाता है हनी इज मेड बाय बीज, शहद मधुमक्खियों द्वारा बनाया जाता है। एक्टिव में जब हम इसे चेंज करेंगे क्या बनेगा, तो बाई के बाद वाले शुरू होता है बीज से। तो बीज फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी मेक हनी, बीज मेक हनी, मधुमक्खी शहद बनाती है। जब इसे पैसिव में चेंज करेंगे तो फिर इसमें लास्ट वाले शुरू होगा, हनी इज मेड, मेक की थर्ड फॉर्म इज मेड बाय बीज। तो इज मेड को हम मेक में चेंज करते हैं अगर एक्टिव में ले जाते हैं। नेक्स्ट है द वीक शुड नॉट बी इंसल्टेड, कमजोर को अपमानित नहीं करना चाहिए। और इससे जब हम एक्टिव वॉइस में ले जाते हैं तो क्या बनेगा, तो यहाँ ऐसे बनेगा फिर ये डू नॉट इंसल्ट द वीक।
कमजोर को अपमानित नहीं करना चाहिए, इसका क्या बनेगा एक्टिव में, डू नॉट इंसल्ट दी वीक, कमजोर को अपमानित मत करो। और जब हम इसे पैसिव में ले जाते हैं फिर इस प्रकार से बनता है, द वीक से शुरू हो जाएगा ये, द वीक शुड नॉट बी इंसल्टेड, फिर ऐसे हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो हमारी क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, नेक्स्ट वीडियो इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।